स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं 1 से लेके 6 तक, तो हम उन एग्जाम्पलों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पर आते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं। इफ़ ये देखो ब्रैकेट में लिखा है ना, सो दिस इज ए एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट? ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना। किसके एलिमेंट? ए क्रॉस बी कोई सेट होगा, उसके अंदर के एलिमेंट्स हैं जो कि ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो भी एलिमेंट बनते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट होते हैं। सो दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर और ये हमको दिया है x + y, y - 2 = 3, 1 और बीच में इक्वल का साइन लगा है। इसका मतलब है दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो कब इक्वल होते हैं, इसका बेसिक कंडीशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर मस्ट बी इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर एंड सेकंड वन इज इक्वल टू दिस सेकंड वन। यही कंडीशन थी, हमने बनाया था। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू हमको निकालनी है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको कैसे बनाएंगे। हम जानते हैं, वी नो दैट, कि अगर ये ऑर्डर्ड पेयर हैं, किसी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिजल्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स हैं अगर, तो पक्का हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट के बराबर होगा ये, और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा दोनों ऑर्डर्ड पेयर में। ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं डिटेल से, ठीक है, जब हम लोग इंट्रोडक्शन ले रहे थे इसके पहले के लेक्चर में। तो यहाँ से इसको उधर भेज देंगे आप, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ से इसको इधर भेज देंगे आप तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, और x और y की वैल्यू ही इन्होंने पूछा था, इस तरह से x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है, एकदम सिंपल है। हम कौन सा नॉलेज यूज़ कर रहे हैं कि अगर ये ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट हैं तो दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में कब इक्वल होते हैं, तो आंसर है जब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। वही रूल लगा के हमने x और y निकाल लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। हमारा क्वेश्चन है, इफ़ p कोई सेट होगा ना, कैपिटल P है ये, p कोई सेट होगा विच इज इक्वल टू a, b, c, तो a, b, c p सेट के एलिमेंट्स हो गए। इसी तरह से q एक सेट है जिसका एलिमेंट क्या है? r, ठीक है। अब देखो हमारा क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है फॉर्म द सेट्स p क्रॉस q एंड q क्रॉस p, तो दोनों सेट आपको बना के दिखाने हैं। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ p एंड q एंड दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ q एंड p। और ये तो एक सवाल हो गया कि आपको इसको बना के दिखाना है। दूसरा सवाल क्या है? आर दिस टू प्रोडक्ट्स इक्वल, क्या ये वाला कार्टेशियन प्रोडक्ट और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल होता है? तो इसका जवाब आप दे सकते हैं अगर आपने इसके पहले का बेसिक लेक्चर अटेंड किया है। हमने पहले ही बताया था कि a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करते, इसलिए दोनों के रिजल्ट कभी भी बराबर नहीं आते, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। तो इसको देखो अपन कैसे बना रहे हैं। तो गिवन में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, एक बार मैं फिर से इसको नोट कर देता हूँ। दिस इज a, b, c एंड q सेट के एलिमेंट्स r। अब हमको क्या निकालना है? p क्रॉस q। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। मैं गोला वोला बना के ऐसे भी दिखा सकता हूँ आपको। ये हमने p बनाया, ये हमने q बनाया, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। दिस इज़ व्हाट a, b, c एंड दिस इज r। r को बीच में लिख देता हूँ मैं। तो हमको क्या करना है? हम p क्रॉस q निकालने जा रहे हैं। तो एक बार a का जोड़ा इसके साथ, फिर एक बार b का जोड़ा, फिर एक बार c का जोड़ा, क्योंकि उसमें एक ही एलिमेंट है। तो ये देखो p क्रॉस q, ये वाला सेट क्या बना? तो आंसर है ये बनेगा a, r, b, r और c, r। दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ p एंड q, ठीक है, बनेगा ये। अब उसके बाद हमको क्या निकालना है? q क्रॉस p, q क्रॉस p। इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए q को आप यहाँ बना लीजिए और p को आप यहाँ बना लीजिए। q में r है और p में a, b, c, तो फिर r का पेयर a के साथ, फिर b के साथ, फिर c के साथ। तो इसके अंदर एलिमेंट क्या आएगा? देखो r, a, r, b और r, c। देखो दो सेट, ये तो अल्टीमेटली सेट ही है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सब इसके एलिमेंट हैं, भले ये ऑर्डर्ड पेयर है। तो दो सेट आपस में कब इक्वल होता है?
जब उसके सभी एलिमेंट दूसरे सेट के सभी एलिमेंट के बराबर होते हैं, एक जैसे एलिमेंट होते हैं। समझ रहे हो ना, जितने एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करते हैं वो पूरे के पूरे एलिमेंट अगर इस सेट से भी बिलोंग करने लग जाएं, यानी यहाँ दोनों जगह एक जैसे एलिमेंट होने चाहिए, तब हम बोलेंगे दोनों सेट क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। लेकिन ये सब क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। और यहाँ पर देखो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होता है जब हर ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट के बराबर हो, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर में दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर हो, नेक्स्ट ऑर्डर पेयर के, तभी दो ऑर्डर पेयर बराबर होते हैं। यहाँ देखो ए है पहली जगह, बी है पहली जगह, सी है पहले एलिमेंट के रूप में, और यहाँ हर जगह आर है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं होंगे। तो ये P क्रॉस Q और Q क्रॉस P आपस में इक्वल नहीं होंगे। ये हमारा आंसर हो गया, इसका रिजल्ट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लीजिए इसको पॉज करके। नंबर 3, और इसमें हमको 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो हमको दिया क्या है, देखो हमको 3 सेट दिए हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी। सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3, बी के एलिमेंट है 3 4 और सी के एलिमेंट है 4 5 6। और हमसे 4 सवाल पूछे गए हैं। पहला, ए ये क्रॉस है, बी इंटरसेक्शन सी, यानी एक सेट ए है दूसरा सेट ये मान लो आप, बी इंटरसेक्शन सी तो आप बना ही सकते हो ना, 3 सेट यहाँ दिए हैं। ये सब पूरा कॉन्सेप्ट आप सेट वाले चैप्टर में सीखा है, इंटरसेक्शन, यूनियन, ये सब बनाना। तो फिर हम इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। दूसरे में ए क्रॉस बी निकाल लेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का, ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन निकाल देंगे। इसी तरह बी यूनियन सी निकाल लेंगे और ए वाले के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देंगे। ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी निकालने के बाद दोनों का यूनियन निकाल देंगे। समझ रहे हो? तो चलो बनाते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। पहला मैं ले रहा हूँ इसमें, पहला ये, तो मुझे निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। समझते जाना ना। तो देखो ए सेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस इज 1 2 3, और मुझे क्या निकालना है अगला, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी ये एक सेट है ना। अब ये कितना होगा, इंटरसेक्शन तो सब हम जानते हैं, बी इंटरसेक्शन सी मैं छोटी छोटी जगह में लिख रहा हूँ, ये हमको निकालना है। ये हमारा अल्टीमेट क्वेश्चन है, ये पहला वाला। समझ रहे हो ना। तो ए सेट तो गिवन है, ये बी इंटरसेक्शन सी हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा, बी और सी का इंटरसेक्शन। समझ रहे हो। तो उसके बाद फिर हम जब बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेंगे तो फिर ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी कितना आएगा, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं। तो बी और सी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन दिख रहे हैं, ये देखो 4 और 4, बाकी कोई बी और सी में कॉमन नहीं है, तो इसके अंदर सिर्फ क्या आएगा 4। अब हमको क्या निकालना है, ये ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी ये निकालना है। अब इसके लिए मैं वो इलिप्स नहीं बनाऊंगा और ना मैं वो एक्सिस वाला बनाऊंगा, डायरेक्ट आप कर सकते हैं ना। देखिए ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, यानी इसके हर एलिमेंट का पेयर इसके साथ। तो एक बार 1 का पेयर इसके साथ, 2 का पेयर इसके साथ, 3 का पेयर इसके साथ, कर सकते हो ना। तो देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट निकल रहा है और इसमें ये क्रॉस प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं और इसमें क्या आता है, ऑर्डर्ड पेयर। इसके एलिमेंट क्या बनते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। तो देखो क्या क्या बनेगा, एक बार हम 1 का पेयर किसके साथ करेंगे, 4 के साथ, फिर एक बार 2 का पेयर 4 के साथ, फिर एक बार 3 का पेयर 4 के साथ। ये बन गया हमारा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ये पहला आंसर हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट से भी आप चेक कर सकते हैं। देखो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, तो आंसर है जितने एलिमेंट इसमें होंगे और जितने एलिमेंट इसमें होंगे दोनों का प्रोडक्ट आएगा। इसमें कितने एलिमेंट है 3, इसमें कितने एलिमेंट है 1, तो 3 × 1 कितना होगा 3, तो कितने एलिमेंट आए देखो 3। तो वैसे भी ये चेक हो जाता है, ठीक है। दूसरा अपन ले रहे हैं, एक निकल गया। दूसरा क्या है, दूसरा हमको निकालना है ए क्रॉस बी और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, ए क्रॉस सी के साथ। तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी, अब इसको अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। तो चलो यहीं से मैं लिखना शुरू करता हूँ, ए क्रॉस बी। पहले मैं ये निकाल रहा हूँ, ये हमारा क्वेश्चन है ना, यहाँ से हम निकाल रहे हैं जगह बचा के। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। इलिप्स बनाना कोई ज़रूरी नहीं है अगर आपको समझ में आता है तो। ए क्रॉस बी कितना आएगा, ए के हर एलिमेंट का पेयर बी के हर एलिमेंट के साथ, तो कितना बनेगा, एक बार 1 3 1 4, फिर एक बार 2 3 2, 4 3, 3, 3, 4। ये समझ में आ रहा है? आ रहा है तो इसको अपन नोट कर सकते हैं। देखो कैसे,
1,3, 1,4, फिर एक बार 2,3, 2,4, फिर एक बार 3,3 और एक बार 3,4। ये क्या बन गया? A क्रॉस B। इसी तरह से हमको क्या निकालना है? A क्रॉस C भी निकालना है। A क्रॉस C जब दोनों निकल जाएंगे तो दोनों का इंटरसेक्शन यानी कॉमन देख लेंगे। A क्रॉस C, A क्रॉस C में A और C में A के सभी एलिमेंट B C के सभी एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा, ऑर्डर्ड पेयर। तो एक बार 1 4 1 5 1 6, फिर 2 4 2 5 2 6, फिर 3 4 3 5 3 6। बात आप समझ रहे हैं? मैं जल्दी जल्दी इसको लिख देता हूँ। 1 4, फिर एक बार 1 5, फिर एक बार 1 6। तो 1 ने इन तीनों के साथ पेयरिंग कर ली। फिर 2 का बनाएंगे 2 4 2,5 2,6। उसके बाद 3 का 3 4 3 5 3 6, यही लिख देता हूँ। 3 4 3 5 3,6 और ये बन गया सेट। अब दोनों का हमको क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C कितना आएगा? ठीक है। ये तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा वो इंटरसेक्शन में आ जाएगा। तो देखो कॉमन क्या क्या है। 1 3 इसमें आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। 1 4 आ रहा है क्या? हाँ, ये रहा 1 4। ठीक। 2 3 इसमें आ रहा है क्या? 2 3 नहीं आ रहा। 2 4 आ रहा है क्या? आंसर है हाँ, ये देखो 2 4। तो 2 4 भी कॉमन है। 3 3 इसमें है क्या? कहीं नहीं है। 3 4 आंसर है हाँ, ये है। बाकी चीज़ें नहीं है। तो जो जो चीज़ कॉमन आई उसको यहाँ पर हम लिख देंगे। तो क्या क्या आया? 1,4 और 2,4 और 3,4। बस ये बन गया हमारा आंसर। देख लो, इसको नोट कर लो। दिस इज अवर आंसर। उसके बाद इसमें 2 क्वेश्चन और हम लोग आगे ऐड कर लेते हैं। उसको मैं उस तरफ लिख देता हूँ, बाद में उसको मिटा के क्वेश्चन नंबर 4 बना लेंगे उसी में। ठीक है। देखो बाकी के 2 क्वेश्चन यहाँ पर बना रहे हैं, फिर आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन क्या है? A क्रॉस B यूनियन C। ठीक है। चौथा वाला क्या है हमारा? A क्रॉस B यूनियन C। तो सेट A तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है कितना? 1 2 3 1 2 3। ठीक है। अब हमको B यूनियन C निकालना है। B यूनियन C ये निकालना है। और ये कैसे निकलेगा? तो आंसर है B और C के सभी एलिमेंट, B के एलिमेंट भी C के एलिमेंट भी, जो कॉमन होगा उसको एक बार यूज़ करना है। तो देखो क्या क्या है। B में 3 4 आ रहा है, इसमें 4 कॉमन है, तो 4 को एक बार लिख लेंगे। तो 3 4 5 6 3 4 5 6। दिस इज B यूनियन C। अब दोनों का हमको क्या करना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? देखो A क्रॉस है, यानी इसका इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, फिर 2 का सभी के साथ। समझ रहे हो? तो ये ऐसे बनेगा। सो A क्रॉस B यूनियन C कैसे बनेगा? तो देखो 1 का पहले हम सबके साथ पेयरिंग करते हैं। 1,3 1,4 1,5 1,6। तो 1 ने इसके सभी एलिमेंट के साथ पेयरिंग कर ली। उसके बाद 2, तो 2,3 2,4 मैं यहीं पे लिख देता हूँ। 2,5 और 2,6। 2 का भी हो गया। फिर 3 का 3,3 3,3, उसके बाद 3,4, फिर 3,5 और 3,6 और ये बन गया सेट। ठीक है। सो दिस इज व्हाट? A क्रॉस B यूनियन C। दिस इज अवर आंसर। ठीक है। A क्रॉस B यूनियन C का ये आंसर हो गया। चौथा। पांचवा देखो क्या पूछ रहा था क्वेश्चन। पांचवें में हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? देखिए A क्रॉस B और A क्रॉस C का यूनियन हमको निकालना था। A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। अब A क्रॉस B हम पहले निकाल चुके हैं, ये देखो। A क्रॉस C भी हम निकाल चुके हैं, देखो। तो इसको मैं दोबारा नहीं लिख रहा, अब डायरेक्ट हम इसका यूनियन लिख देते हैं यहाँ पर। यूनियन का क्या मतलब होगा? ऑल एलिमेंट ऑफ दिस एंड ऑल एलिमेंट ऑफ दिस।
समझ रहे हो, कॉमन एलिमेंट एक बार। तो कॉमन मैंने बताया था क्या क्या आ रहा था, देखो 1 4 2 4 कॉमन था, 3 4 कॉमन था, तो ये एक बार आएगा, बाकी सभी एलिमेंट उतार दिए जाएंगे। तो चलो यहाँ पर लिखना शुरू करता हूँ, यहीं से लिखता हूँ मैं, ये यहाँ पर लिख देते हैं। तो सभी एलिमेंट, इसके सभी एलिमेंट, इसके सभी एलिमेंट यूनियन में आ जाएंगे। ओके, तो ये क्या बनेगा 1 3 1 4 देखो लिख लिया ना, तो अब आगे 1 4 आएगा तो उसको हम छोड़ देंगे। 2 3 और 2 4 भी हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, आगे आएगा तो इसको छोड़ देंगे। 3 3 और 3 4 भी यहाँ पर हम नोट कर ले रहे हैं, आगे आएगा तो छोड़ देंगे। देखो 1 4 आया, एक बार लिख चुके हैं, छोड़ दिए। 1 5 ले लेते हैं, 1 5, उसके बाद 1 6 ले लेते हैं, 1 6, ठीक। फिर 2 4 पहले लिख चुके हैं, इसको छोड़ देंगे। 2 5 ले लेते हैं, 2 5, फिर 2 6, ठीक है। ये सब आप अपने से कर सकते हैं। 3 4 एक बार हो चुका है, तो 3 4 छोड़ रहे हैं, 3 5 और 3 6, ये, और ये बन गया सेट A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, तो आंसर है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई इसके नंबर ऑफ एलिमेंट। देखो दोनों में कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हम यूनियन निकाल रहे हैं ना। सो नहीं, ठीक है, चलो यूनियन निकाल रहे थे। ये तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें गिनेंगे ना, A क्रॉस B के नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकलेंगे, A के एलिमेंट B के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, 3 और 2 कितना, 3 2 6, तो 6 एलिमेंट इसमें होंगे, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से A क्रॉस C का भी आप निकाल लेंगे। और ये यूनियन है, यूनियन का रूल ऐसे नहीं आता, यूनियन में आपको सभी को लिखना पड़ेगा, आपको कॉमन को एक बार। सो दिस इज अवर आंसर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। मैं इसको रब करता हूँ इधर, आप पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखो इसमें हमको एक सेट दिया हुआ है P, जिसके एलिमेंट कितने हैं 1 2। हमसे पूछा जा रहा है फॉर्म द सेट P क्रॉस P क्रॉस P 3 बार, ठीक है। तो एक बार देखो, सबसे पहले तो हमको P क्रॉस P निकालना चाहिए, P क्रॉस P, और ये कैसे आएगा, थोड़ा सा आपको फील कराते हैं कैसे आएगा। P और P, ये भी P, ये भी P। P के एलिमेंट कौन कौन है, 1 2, दिस इज ऑल्सो 1 2, तो 1 का एक बार 1 के साथ, एक बार 2 के साथ, तो इसके एलिमेंट क्या हो गए 1 1 1 2, और एक बार 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ। सो 2 1 और 2 2, ये इसके एलिमेंट हो गए, ठीक है। जगह थोड़ी सी कम है इसलिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, तो आप इसको समझेंगे। ये फिर ये हो गया, तो ये P क्रॉस P आ गया। अब अगली बार हमको क्या निकालना है, P क्रॉस P क्रॉस P। इसका क्या मतलब होगा, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास अवेलेबल है, देखो ये सेट, और P के साथ एक बार और से पेयरिंग कर दो, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दो। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे देखो कैसे, यहाँ बना दे रहा हूँ मैं, दिस इज व्हाट P क्रॉस P, और इधर हम बना दे रहे हैं P। P क्रॉस P के एलिमेंट ये हैं, तो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं 1 1, दिस इज 1 2 2 1 2 2, और P के एलिमेंट 1 और 2। तो एक बार हम इसका पेयर करेंगे, फिर एक बार इसका पेयर करेंगे, तो देखो इसमें क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये आएगा 1 1 1 1 पहले से था, 1 और आ गया, तो ये क्या बन गया, ऑर्डर ट्रिपलेट ही बनता जाएगा। उसके बाद इसका 2 के साथ, सो 1 1 2, फिर इसका लेंगे 1 के साथ, फिर इसका लेंगे 2 के साथ, सो दिस विल बी 1 2 1 एंड 1 2 2, ठीक। फिर एक बार 2 1 का 1 के साथ और 2 के साथ, सो दिस विल बी 2 1 1, एंड यहीं पे लिखता हूँ मैं 2 1 2, 2 1 1, 2 1 2, ये हो गया। उसके बाद 2 2 का 1 के साथ और 2 के साथ, सो दिस विल बी 2 2 1 एंड 2 2 2, बस ये। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, देखिए आपको बताते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, P में कितने थे, 2,
तो P क्रॉस P में कितने आएंगे, 2 × 2 4, तो P क्रॉस P में 4 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं, 4, इसमें कितने हैं 2, 4 2 जा कितना हुआ 8। तो या ऐसे सीधे समझो, देखो इसमें कितने एलिमेंट है 2, तो 2 एलिमेंट मल्टीप्लाई 2 एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय 2 एलिमेंट, 2 2 जा 4 2 जा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज अवर आंसर। नोट करें, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 5वां क्वेश्चन और एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, तो मैं पहले एग्जाम्पल नंबर 6 आपको बताता हूँ, फिर हम 5 पर आते हैं। ये थोड़ा सा अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक ब्रांडेड क्वेश्चन है, तो इस पर हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत आसान है, इसको बना के निपटा देते हैं, उसके बाद चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में। पहले हम लेते हैं 6। देखो हमको A क्रॉस B एक सेट दिया हुआ है, यानी A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है, कितना, ये सब क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ना कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स, सो दिस इज ऑर्डर्ड पेयर। कितने एलिमेंट हैं यहाँ पर, 4, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट। ठीक है, ओके। यहाँ पर हमको निकालना है सेट A और सेट B, यानी A में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, B में क्या क्या एलिमेंट आएंगे। तो ये हम बेसिक कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्डर्ड पेयर होने का मतलब ये है, ध्यान से समझिएगा, ऑर्डर्ड पेयर होने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखो ना, ऑर्डर्ड पेयर होने का मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं ये किस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, तो आंसर है इसका जो पहला एलिमेंट आएगा हर पेयर में पहला एलिमेंट वो ऑब्वियसली किससे बिलोंग करेगा, पहले सेट से बिलोंग करेगा जिसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला गया है। तो यहाँ पर इस चीज़ को देख करके आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि सेट A से कौन कौन बिलोंग कर रहा है। देखो P पहले एलिमेंट है तो पहले सेट से बिलोंग करेंगे, तो P बिलोंग्स टू सेट A। इसी तरह से M भी पहला एलिमेंट है तो M भी सेट A से ही बिलोंग करेगा, क्योंकि सेट A पहला एलिमेंट है, पहला सेट है। ठीक बात। दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पर जो दूसरा एलिमेंट आ रहा है Q और R, और यहाँ पर भी Q और R, तो Q और R किस सेट से बिलोंग करेंगे, दूसरे सेट से बिलोंग करेंगे। तो इस बात को यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं कि Q किससे बिलोंग करेगा, दूसरे सेट यानी B से, और R भी किससे बिलोंग करेगा, दूसरे सेट यानी B से। तो सेट A से देखो कौन कौन से एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, P और M एलिमेंट हैं, तो सेट A के अंदर यही एलिमेंट आएंगे ना, P और M। इसी तरह से सेट B के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, Q और R। अब याद रखना, यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि भाई यहाँ पर हम एलिमेंट लिख रहे हैं, ये कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर होता तो कंपल्सरली पहले P लिखना पड़ता, बाद में M लिखना पड़ता, लेकिन ये सिर्फ एलिमेंट है और ये एक सेट है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका मतलब है यहाँ पर जितने पेयर आएंगे सब ऑर्डर्ड में होंगे। कौन सा ऑर्डर, हर पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करेगा, हर पेयर का दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं सेट A लिख रहा हूँ, और सेट A के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो किसी ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, किसी को भी पहले लिख सकते हो, किसी को बाद में, इममटेरियल होते हैं, याद रखिए। तो आप चाहें तो सेट A को ऐसे भी लिख सकते हैं M, P, और सेट B को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब हम जानते हैं सेट के डेफिनेशन से कि इसमें एलिमेंट का ऑर्डर इममटेरियल होता है, यानी आप उसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता सेट के डेफिनेशन में। सो दिस इज अवर आंसर, एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, अब आ जाओ थोड़ी सी बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। हमारा क्वेश्चन है, इफ R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब सबसे पहला सवाल, रियल नंबर किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा, इसको मिटा दूं मैं, होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा रियल नंबर किसको कहते हैं, तो आंसर है कि नंबर लाइन पर जितने नंबर पॉसिबल रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, जिनका रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है नंबर लाइन पर, वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, एक नंबर लाइन पर हम कौन कौन से नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस किस तरह के नंबर, तो याद रखिएगा, ऑल नेगेटिव नंबर, ज़ीरो, ऑल पॉजिटिव नंबर, एज वेल एज रूट वाले सभी नंबर जिसको अंडर रूट में हम लिखते हैं, डेसिमल वाले सभी नंबर, फ्रैक्शन वाले सभी नंबर यानी रेशनल नंबर, ऑल रेशनल, ऑल इरेशनल,
ऑल इंटीजर, ऑल आपका होल नंबर, नेचुरल नंबर, जितने भी तरह के नंबर सिस्टम आप जानते हैं जो हमने सेट के स्टार्टिंग लेक्चर में लिया था, या रियल नंबर वाला जब टॉपिक आया था तो हमने डिटेल से आपको बताया था, वो सब तरह के नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। कहने का मतलब कि जितने तरह के नंबर हम जानते हैं, जितनी तरह के, चाहे वो डेसिमल वाला हो, फ्रैक्शन वाला हो, रूट वाला हो, बिना रूट वाला हो, P/Q फॉर्म वाला हो, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जीरो हो, कुछ भी हो, हर तरह का नंबर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है और हर तरह का नंबर रियल नंबर कहलाता है। तो याद रखिए R कोई सेट है, किसका? रियल नंबर का। अब रियल नंबर का सेट है तो इसके अंदर एलिमेंट क्या आएंगे? वो सब जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। और ये सेट कितना बड़ा हो जाएगा? आंसर है इन्फिनिटी। इसको हम काउंट नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? तो रियल नंबर के अंदर एलिमेंट क्या क्या आएंगे? जो सेट बात कर रहे हैं हम रियल नंबर, उसके अंदर एलिमेंट क्या होंगे? सब। तो क्या क्या लिखोगे? कुछ नहीं लिख नहीं सकते ना, बात ये है, अदरवाइज है तो बहुत सारी चीज़ें। तो ये इन्फिनिटी है। अब हमको ये बताना है व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R एंड R क्रॉस R रिप्रेजेंट। इसका मतलब है रियल नंबर और रियल नंबर का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, R एक सेट है, याद रखना, किसका? सभी रियल नंबर्स का। अब सभी रियल नंबर मतलब क्या है? इन्फिनिटी। तो इसको मैं ऐसे शॉर्टकट में लिखूंगा, हालांकि मैं इसको आधा घंटा 1 घंटा समझा सकता हूँ, 1 घंटा अकेले इस एग्जाम्पल को, लेकिन नहीं, मैं उतना टाइम नहीं लूँगा। R क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, समझ रहे हो? और ये क्या होगा? कितने कितने नंबर आ जाएंगे? इसका मतलब है R में कितने एलिमेंट आ जाएंगे? इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। R एक सेट होगा, ये ऐसे ऑब्वियसली आप ऐसे लिख के दिखा सकते हैं, ऐसे। अब इसमें कोई नंबर होगा, यहाँ पर मान लो नेगेटिव नंबर, ऐसे पॉजिटिव नंबर, ऐसे। इसी में बीच बीच में रूट वाले आ जाएंगे, कुछ डेसिमल वाले आ जाएंगे, कुछ P/Q वाले आ जाएंगे, ये ऐसे 3-3 डॉट लगा लेना। ये हालांकि ये लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इसका मीनिंग आपको समझना है, तो मैं ये नहीं लिख के आपको परेशान करूँगा, ठीक है? चलो, ये इन्फिनिट नंबर है, दिस इज़ द सेट, ठीक है, रियल नंबर का सेट। अब हमको क्या निकालना है? एक रियल नंबर का दूसरे रियल नंबर के साथ, ये वही सेट है ना, R तो वही सेट है, वही सेट है। इसी एक सेट में कितने एलिमेंट हैं? इन्फिनिटी, हर तरह के नंबर। अब इसी एक सेट में इन्फिनिटी नंबर है, तो अगर मैं इलिप्स बनाऊं तो इलिप्स में कितने नंबर आ जाएंगे? इन्फिनिटी। दूसरा इलिप्स बनाऊं R, दिस इज R, दिस इज R, तो इसमें भी कितने एलिमेंट आएंगे? इन्फिनिटी। अब हर एलिमेंट का हर नंबर के साथ पेयरिंग करना है। इसमें खुद कितने नंबर हैं? इन्फिनिटी। तो एक ही नंबर का कितने पेयर हो जाएंगे? इन्फिनाइट पेयर। दूसरे नंबर की तो बारी नहीं आई अभी, समझ रहे? कितना बड़ा हो जाएगा? तो R क्रॉस R क्या हो जाएगा? ये भी एक इन्फिनिट सेट होगा, इसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे। तो R क्रॉस R क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो आंसर है इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलो, या इट इज इन्फिनिट नंबर ऑफ, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें इन्फिनिट नंबर आ जाएंगे। और बेसिकली ये भी एक सेट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होता है? एक सेट होता है। तो सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे? R क्रॉस R कौन सा सेट है? तो आंसर है कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर क्या लिखे जाते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। तो R में जब इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, दूसरे R में इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो R क्रॉस R में भी कैठो एलिमेंट आएंगे, कैठो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, इन्फिनिटी। तो बेसिकली R क्रॉस R क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट इज the set of infinite ordered pairs of points, infinite number of ordered pairs of point, समझ रहे हैं ना? या इसी चीज को अगर मैं आपको कार्टेशियन प्लेन में बना के दिखाऊं, अब इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा जल्दी कोशिश करेंगे इसको बनाने की। देखिए ना, सपोज दिस इज x एक्सिस, दिस इज माइनस x एक्सिस या x डैश, दिस इज y एक्सिस, दिस इज y डैश। मैंने कहा कि हर तरह के नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। यहाँ पर 2 सेट है R क्रॉस R, तो पहले सेट को हम x एक्सिस पर मान लेते हैं, तो इसमें कितने एलिमेंट आ जाएंगे? पॉजिटिव सभी, ज़ीरो वाला भी और निगेटिव सभी नंबर आएंगे, समझ रहे? दूसरे सेट को दूसरे एक्सिस पर दे देते हैं, यहाँ पर सभी पॉजिटिव नंबर ऐसे,
कैट हो बनाएंगे, बना नहीं सकते। इन्फिनिटी तक ये भी जा रहा है, वो भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, वो भी जा रहा है, नहीं बना सकते, है ना। अब देखो तो r क्रॉस r क्या होगा, इसके अंदर क्या आता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ही तो आता है भाई, x, y ब्रैकेट के अंदर जो ऑर्डर पेयर लिखते हैं वो x और y की वैल्यू ही तो होती है, x एक्सिस और y एक्सिस, दुनिया भर के पॉइंट्स जो मिलते हैं ऐसे। मान लो पहला पॉइंट यहाँ पर मिला, ये क्या होगा 1, 1, समझ रहे हो ना, दिस इज 1, दिस इज 1, सो दिस इज 1, 1, दिस इज 2, दिस इज 2, सो दिस पॉइंट इज 2, 2, 2, 2, दिस इज व्हाट 3, दिस इज 3, सो दिस पॉइंट इज 3, 3, ये समझ रहे हो ना। ऐसे करके इधर भी बनेगा, दिस इज व्हाट -1, दिस इज +1, तो ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, x पहले लिखना है -1, 1, ठीक है, ये वाला पॉइंट ऐसे, ये वाला पॉइंट ऐसे, तो ये पॉइंट क्या बनेगा -2, 2 ऐसे। तो ऐसे करके कितने सारे पॉइंट लिख सकते हो, बहुत सारे पॉइंट। कितने भाई, इस नंबर लाइन में लाखों करोड़ों अरबों पॉइंट हैं, इसमें लाखों करोड़ों अरबों पॉइंट हैं। कोई भी 2 पॉइंट की लाइन को मिलाओगे एक कॉमन पॉइंट मिलेगा जिसके कोऑर्डिनेट ऐसे लिखेंगे आप, तो ऐसे कैटो पॉइंट हैं इन्फिनिटी, तो ऐसे कैटो कोऑर्डिनेट मिलेंगे इन्फिनिटी। और ऑर्डर पेयर यही ना बनता है, ये इसी को ना ऑर्डर पेयर बोलते हो आप, इसी को ऑर्डर पेयर बोलते हैं ना, इन्हीं सब का कलेक्शन ऑर्डर पेयर का कलेक्शन कहलाता है। तो इसमें कैटो कोऑर्डिनेट आएंगे, इन्फिनिट कोऑर्डिनेट आएंगे, समझ रहे हो। अब इसको ऐसे इमेजिन करो, ये तो हो गई बात, इसको ऐसे इमेजिन करो ना, देखो इसको ऐसे इमेजिन करो। हमने बोला ये सब कोऑर्डिनेट्स जो हम लोग अभी निकाल रहे थे, इसको ऐसे इमेजिन करो ना। देखो ये कोऑर्डिनेट मिला, ये कोऑर्डिनेट मिला, ये कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट, ऐसे ऐसे बहुत सारे कोऑर्डिनेट मिले हमको ऐसे। ये सिर्फ समझाने के लिए, अदरवाइज आप अब 11वीं पढ़ रहे हैं तो आप इतना इमेजिनेशन कर सकते हैं। ये ऐसे बहुत सारे कोऑर्डिनेट मिले, सपोज ये आपका ऐसे y एक्सिस रहा होगा, ये x एक्सिस रहा होगा, तो इसमें दुनिया भर के दिख रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ऐसे मिले। ये तो मैंने दिखाने के लिए दूर दूर पॉइंट रखे हैं, आप और बारीक बारीक पॉइंट खोज सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो अगर ये x एक्सिस है, ये 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, तो 2 और 3 के बीच कितने रियल नंबर होंगे, इन्फिनिटी। ये आप पढ़े ना, रेशनल नंबर कैटो होंगे, रेशनल नंबर इन्फिनिटी निकाल सकते हैं, रेशनल नंबर खुद क्या है, रियल नंबर। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में कैटो रियल नंबर होते हैं, इन्फिनिटी। तो यहाँ तो लाखों करोड़ों अरबों पॉइंट आ जाएंगे, क्योंकि दोनों एक्सिस में इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स मौजूद हैं। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे और बहुत नज़दीक नज़दीक होंगे। जब आप खोजोगे तो बहुत नज़दीक नज़दीक पॉइंट आएंगे। कहने का मतलब ये है कि इसमें कितने सारे पॉइंट आ गए, इधर वाली एक्सिस को एक सेट R रिप्रेजेंट कर रहा था, इधर वाली एक्सिस को दूसरा सेट R रिप्रेजेंट कर रहा था, और सब में से बहुत सारे पॉइंट मिल गए। जब हम बहुत सारे पॉइंट को मिला देंगे तो ये ऐसे प्लेन बन जाएगा, ऐसे, दिस विल बी प्लेन। ये समझ में आ रहा है ना। ये थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ाओ, क्योंकि इसको हम ज़्यादा प्लॉट नहीं कर सकते। ये ऐसे प्लेन बन गया। अब इसमें कितने पॉइंट हैं, गिन नहीं सकते। एक्स एक्सिस में एक सेट R था, वाई एक्सिस में दूसरा सेट R था, दोनों ने मिला के कोऑर्डिनेट दे दिए, लाखों करोड़ों पॉइंट आ गए। जब लाखों करोड़ों पॉइंट चिपक गए आपस में तो ये एक प्लेन बन गया, प्लेन। और ये प्लेन है, देखो समतल, हाथ ऐसे फेरूंगा तो हाथ में कोई ऐसे उतार चढ़ाव नहीं आएगा, ये प्लेन है। समझ रहे हो ना। ये सब क्या है, किसी न किसी हर पॉइंट्स के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, x, y। तो बात वही है कि R क्रॉस R क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, इट रिप्रेजेंट्स इन्फिनिट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स इन 2D प्लेन या स्पेस। ये एक 2 डायमेंशनल प्लेन है जिसमें सिर्फ x और y एक्सिस शामिल होती है, तो इसको बोलेंगे 2D प्लेन। 2D प्लेन में जब सभी कोऑर्डिनेट्स हमने जमा किए तो ये क्या बन गया, एक प्लेन बन गया, 2D स्पेस बन गया। तो दुनिया भर के पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल प्लेन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट, 2D प्लेन। जब सब प्लेन को मिलाओगे तो ऐसे एक पेपर बन जाएगा ना, सादा सा प्लेन सा, ये इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल प्लेन। तो ये R क्रॉस R एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करेगा, 2 डायमेंशनल प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। ये पहला आंसर हो गया कि R क्रॉस R क्या रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से R क्रॉस R क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसको समझिए। देखिए R क्रॉस R क्या रिप्रेजेंट करता है। तो हमने क्या किया, एक एक्सिस में एक सेट R को दे दिया, एक सेट R हमने
ये वाला देखो, एक सेट आर को एक्स एक्सिस में हमने अलॉट कर दिया, माइनस, पॉजिटिव, सभी डेसिमल, सभी फ्रैक्शन, सभी रूट वाले, बिना रूट वाले, हर तरह के नंबर, पहला सेट इसमें आ गया। दूसरे सेट को हमने वाई एक्सिस में दे दिया, दूसरे आर को, तो ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल निगेटिव नंबर, ऑल जीरो, डेसिमल, रूट वाले, बिना रूट वाले, हर तरह के नंबर इन्वॉल्व कर दिया। तीसरा आर बचा, तो तीसरा आर बचा तो वो कहाँ आएगा, तीसरे एक्सिस में आएगा। अब इसको आप क्लास 11th में ही 12वां चैप्टर हमारा लगभग आएगा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वहाँ पढ़ेंगे डिटेल से। तो तीसरी एक्सिस ऐसे निकलती है, दोनों पर ये y और x के बीच का एंगल 90 डिग्री, ये दोनों एक ही प्लेन में है, एक समतल में, और दोनों के प्लेन पर ये तीसरी एक्सिस ऐसे निकलती है बाहर, z एक्सिस परपेंडिकुलर। कहाँ से निकलती है, यहाँ से, ये ऐसे बाहर निकलती है और ऐसे ही अंदर गई होगी बोर्ड के अंदर, ये है z एक्सिस। एक्सिस का नाम आप किसी का कुछ भी रख सकते हैं, x y z किसी को भी बोल सकते हैं, लेकिन तीनों में एक ही शर्त होती है कि तीनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये एक प्लेन बना x और y का, इस प्लेन पर ऐसे 90 डिग्री बाहर निकालो, z एक्सिस। अब वो यहाँ पे हम निकाल के नहीं दिखा सकते ना, इसलिए दिखाने के लिए ऐसे बना देते हैं, दिस इज z एक्सिस, दिस इज माइनस z, ऐसे, ये अंदर गया बोर्ड के, ये बाहर, दिखाने के लिए। अदरवाइज ये होती कैसी है, ऐसे बाहर निकलता है और ऐसे अंदर जाता है, सीधा सीधा, समझे। अब तीसरा आर हमने इसमें दे दिया, दिस इज पॉजिटिव सभी नंबर, निगेटिव सभी नंबर, ऐसे दे दिए, ठीक है। तो इससे जो हमको पॉइंट्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो वो हमको मिलेगा ऑर्डर ट्रिपलेट, क्योंकि 3 आ गए, x y और z, तो तीनों को ब्रैकेट के अंदर लिखोगे x, y, z, तो 3 तो नंबर मिलेंगे ना, 3 एलिमेंट, और 3 एलिमेंट वाले ऑर्डर्ड पेयर को क्या बोलते हो, पेयर नहीं बोलते, ट्रिपलेट बोलते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। अब इसको समझने के लिए मिसाल के तौर पर मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पर देखो ना, ऐसे थोड़ा थोड़ा इसको मैं साफ कर लेता हूँ, और ये हमने बोला ये है 1 सेंटीमीटर, 1, दिस इज 1, ठीक है, और इसमें भी हम ले लेते हैं 1, 1,1,1, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। अब ध्यान से समझना, ये लाइन एक्चुअल में ऐसी नहीं है, ऐसी है, यहाँ से निकली है ऐसी बाहर की तरफ, है ना। तो 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ बाहर हवा में, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, अगर आप समझ सकते हैं तो दिख रहा है, 1 सेंटीमीटर उधर, 1 सेंटीमीटर उधर, और 1 सेंटीमीटर ये इधर हवा में आ गया, बोर्ड छोड़ के, बोर्ड से बाहर यहाँ पे, तो ये कहाँ आ गया, इस स्पेस में आ गया, खाली जगह में, है ना। यहाँ पर अगर एक पॉइंट है तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। देखो इसको इमेजिन करो, हमारे पास एक क्यूबॉइड है, एक डब्बा, खाली डब्बा ऐसे क्यूबॉइड शेप का डब्बा यहाँ रख दो, उसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, और ये हाइट निकल आई z एक्सिस, तीनों एक्सिस इन्वॉल्व हो गई। उस डब्बे के अंदर रेत भर दो आप, रेत में कितने सारे कण होंगे, डस्ट भर दो, रेत भर दो, बालू भर दो जिसको बोलते हैं, उसमें हमने रेत भर दिया। रेत के हर कण एक एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। कितने सारे पॉइंट आ जाएंगे एक डब्बे में, बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे, और वो कैसा दिखेगा, वो देखो ऐसा दिखेगा। इसको हम ऐसे बना देते हैं ये, और यहाँ से ये देखिए, ये ऐसा दिखेगा बनने के बाद, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इमेजिनेशन करना अभी आपको शायद थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन अगर आप इसको समझें तो आपको बहुत मज़ा आए। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे ये कमरा है, तो कमरे में एक्सिस कहाँ है, इसको थोड़ा सा इमेजिनेशन करिए ना। कमरे का ये वाला कोना, ये दीवार, ये दोनों दीवार, ये दीवार गई और उधर से दीवार आई मिली, तो ये जो लाइन बनी इसको मान लो वाई एक्सिस, ठीक है। नीचे से ये दीवार की जो लाइन दिख रही है, जहाँ पर फर्श और ये दीवार ऐसे मिलते हैं, ये लाइन, इसको मान लो एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये जो लाइन ऐसे गई है बाहर की तरफ, नीचे ही, जहाँ पर ये वाली दीवार और वो वाली दीवार मिलती है, वो नीचे ओरिजिन, और यहाँ से ये वाली लाइन जेड एक्सिस। कहने का मतलब ये है क्या, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और आपकी तरफ क्या आ रहा है, जेड एक्सिस। अब मैं यहाँ पर कमरे के बीच में खड़ा हूँ, समझ रहे हो, तो इसको मैंने माना एक्स एक्सिस, तो यहाँ से मेरी दूरी कुछ होगी, एक्स एक्सिस से कुछ डिस्टेंस हो गया मेरा, समझ रहे हो ना। इसी तरह से इसको मैंने वाई एक्सिस माना है, तो वाई एक्सिस से कुछ डिस्टेंस होगा मेरा। इसको मैंने जेड एक्सिस माना है, तो जेड एक्सिस से कुछ डिस्टेंस होगा मेरा। तो एक्स, वाई और जेड 3 कोऑर्डिनेट हमको मिल गए, तीनों कोऑर्डिनेट को हमने लिख दिया। जैसे मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ,
ये वाला पॉइंट कहाँ है, तो ये प्लेन में नहीं है। इसको इमेजिन करो एक डब्बा रखा है, जैसे जूते का डब्बा नहीं होता क्यूब जैसा, तो ये जूते का डब्बा रखा है। अब इस जूते के डब्बे को जब आप रखोगे, जैसे ये डस्टर है जूते की डब्बे की तरह, ऐसे रखोगे तो इसमें ये वाली लंबाई हो गई x, ये वाली ऊंचाई हो गई y, और ये जो गहराई आपको नहीं दिख रही, ये वाली गहराई, ये गहराई यहाँ पर ये पॉइंट आया, या ऊपर वाले ले लो यहाँ पर, ये वो पॉइंट है जो इस प्लेन को छोड़ के यहाँ पर बना हुआ है बाहर में, प्लेन से ऊपर। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 1,1,1, क्योंकि हमने सभी को 1,1,1 सेंटीमीटर लिया था, समझ रहे हो ना। तो ऐसे ही इमेजिन करो कि जैसे ये x, ये वाला x, ये वाला y और ये वाला z हमने लिया, तो पूरे कमरे के अंदर जितनी जगह खाली है ये स्पेस हो गया, इसी में हमने बालू भर दिया, तो इसके अंदर जितने कण आएंगे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉइंट को। तो इस 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर हम तीनों एक्सिस को इन्वॉल्व करते हैं, सरल भाषा में बात यह है, r को आपने x एक्सिस में दे दिया, दूसरे r को y एक्सिस में दे दिया, तीसरे r को z एक्सिस में दे दिया। अब हर r के अंदर इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, बहुत सारे नंबर हैं, इन्फिनिट नंबर। तो r क्रॉस r यानी क्या, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तीनों एक्सिस को मिलाओगे तो क्या बनेगा, इमेजिन करो क्यूब जैसा एक डब्बा बनेगा, जैसे हमारा ये कमरा है। इस कमरे के अंदर कितने पॉइंट आएंगे, तो आंसर है x एक्सिस में कितने पॉइंट थे, y एक्सिस में कितने पॉइंट थे, z एक्सिस में कितने पॉइंट थे। तो देखो x y z कौन बने हैं, r r r, तो करोड़ों अरबों पॉइंट हो गए, तो इसमें करोड़ों अरबों पॉइंट आ गए। अब हर तीनों x y z के एक एक पॉइंट मिलके ऐसे एक एक पॉइंट देंगे जिसके कोऑर्डिनेट 3-3 नंबर के आएंगे। तो ऐसे कितने पॉइंट आएंगे, अब कितने पॉइंट हैं x में, y में, z में, इन्फिनिटी। तो ऐसे कितने कॉमन पॉइंट मिलेंगे कोऑर्डिनेट वाले, इन्फिनिटी। और वो सब पॉइंट कहाँ होंगे, जैसे इमेजिन करो इस कमरे को, तो इस कमरे के अंदर ये हवा में यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, और सबका x y और z का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। थोड़ा सा इमेजिन करिएगा। इसलिए ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो आंसर है ये कमरे के अंदर के स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे। तो इसको बस ऐसे ही आप लिख सकते हो, r क्रॉस r क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट्स इन्फिनाइट कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, इन्फिनाइट या ऑल भी बोल सकते हो, ऑल पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। अब ये 3D हो गया ना, x y z तीनों इन्वॉल्व हो गया, तो 3 डायमेंशनल स्पेस में जितने पॉइंट हो सकते हैं, जितने पॉसिबल पॉइंट, उन सबको रिप्रेजेंट करेगा कौन, r क्रॉस r। बस इसको इतना ही लिखेंगे। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए फिर हम जब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आएगी तो वहाँ डिटेल्स इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो नोट करिए, चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ।